ट्वेल्थ क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। लास्ट टाइम बेटा हमने क्या किया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हमने दो कंडक्टर्स के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स लाइव क्लास में डाउट्स वगैरह आपके लिए हमने। अब बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी थ्योरी पे ही बेस्ड है यार, थोड़ा थ्योरेटिकल से काम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यार सिंगल कंडक्टर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, अगर वो कॉइल के फॉर्म में हो जाएगा तो फोर्सेस ही लगेंगे, लेकिन वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हेडिंग डाल लो यार, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करो स्टार्ट। सबसे पहली वन लाइन वही लिख लो, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल PQRS, जो मर्जी नाम लिख सकते हो आप, लिख लो PQRS प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। क्या बोली बेटा पहली लाइन, कि लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एज शोन इन फिगर। अभी फिगर में हमने कॉइल ही बनाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी शो कर देते हैं। तो ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है भाई, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। कॉइल का नाम रख लो कुछ भी, PQRS बेटा क्या हो गया, कॉइल का नाम हो गया। बिना कोई याद इधर उधर की बात किए सीधा टॉपिक पे आते हैं, लंबा खींचेगा ही, एंड तक इसके पहुंचना है, लंबा खींचेगा भाई। तो जल्दी से स्टार्ट किया हमने यार, PQRS कोई कॉइल है जिसको कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I बेटा। इसके थ्रू जो करंट है दैट इज I। अभी अंडरस्टूड है कि इसमें से जो करंट है वो I ही फ्लो हो रहा है। ओके, ये करंट क्या हो गया यार आपका, I करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले आपके पास जो भी गिवन में होगा उसको लिख लेना चाहिए। हमने सबसे पहले लिखा कि जी हमारे पास सिचुएशन में गिवन क्या क्या है, यहां लिखते हैं कि एक तो आपके पास क्या है, PQRS, ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। ऊपर ही लिखो यार, P उसमें उतने पोर्शन में कर देंगे जो करना होगा। PQRS बेटा क्या हुई आपकी, रेक्टेंगुलर कॉइल, लिख लेना जी। ओके, I क्या हुआ, करंट थ्रू द कॉइल, ये भी गिवन है। एक PQRS गिवन है, एक क्या गिवन है हमें, करंट। ओके जी, उसके अलावा यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, B यानी मैग्नेटिक फील्ड। इसको नोट कर लेना, मैं मिटा दूंगा ये थोड़ी देर में। B बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ये गिवन है, और एक एंगल थीटा होगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड बना दें, उसके बाद थीटा बेटा भी अपने आप बनता रहेगा। ओके यार, ये जगह साफ ही करनी पड़ेगी, बस लिख लेना यार, गिवन में क्या क्या है वो लिख लेना। हमने मिटा दिया। गिवन में एक तो आपके पास कॉइल है जी, PQRS कॉइल है, उसमें से करंट I फ्लो हो रहा है। ओके, इसमें N क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है जी, और B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जी। ओके, थोड़ा ध्यान देना, कॉइल कैसे पड़ी हुई है वो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं पड़ी हुई, इसका प्लेन थोड़ा सा बाहर की ओर ऐसे टेढ़ा टिल्ट किया हुआ है मैंने। अगर आप इमेजिन करो तो ये बिल्कुल ऐसे, इसका नॉर्मल तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा,
इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रख रखा है। ओके, 3 डायमेंशनल व्यू अगर इमेजिन करो, कुछ ऐसे रख रखा है। अब यहां पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल किधर मान के चल रहे हैं हम, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई यार, डायरेक्शन हो गई। अगर मैं यहां बनाऊं तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस जगह पे बनाऊं, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर इस जगह पे बनाएं तो मैग्नेटिक फील्ड है यार। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में हॉरिजॉन्टल की ओर शो किया मैंने, और ये कॉइल उसमें पड़ी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी रखी है मैंने। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। अपने पास अवेलेबल क्या है, एक कॉइल P Q R S, मैग्नेटिक फील्ड B उसमें ही रखी हुई है। अब थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया तो आप देख पा रहे होंगे कि यह है प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है जी, ये प्लेन ऑफ कॉइल है। ये इसका नॉर्मल लेना पड़ेगा हमें। तो ये जो कॉइल है ना, कॉइल अगर ये बिल्कुल सीधी पड़ी होती, बिल्कुल ऐसे पड़ी होगी, ये स्थिति होती, तो इसका नॉर्मल तुम्हारी तरफ आ रहा होता। ये होता है इसका नॉर्मल। ठीक है जी, इसका नॉर्मल आता आपकी तरफ, लेकिन ये कॉइल थोड़ी सी टेढ़ी रख दिया ऐसे, तो नॉर्मल थोड़ा सा इधर को घूमेगा कि नहीं घूमेगा। ऐसे रखी तो नॉर्मल तुम्हारी तरह आता, लेकिन कॉइल मैंने थोड़ी टेढ़ी रख रखी है, ऐसे रख रखी है, तो इसका नॉर्मल थोड़ा सा उधर को घूमेगा। तो यार ये हुआ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। समझो बात को, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये कॉइल का नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा रख दो तो नॉर्मल तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये कॉइल क्योंकि मैंने थोड़ी टेढ़ी रखी है तो नॉर्मल थोड़ा सा उस तरफ चले गया। ये नॉर्मल का चक्कर है भाई, ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं इस तरफ नॉर्मल बनाऊंगा तो ये जा रहा है जी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। यहां बनाऊंगा तो ये है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, और यहां बनाऊंगा तो भी ये सारे नॉर्मल एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए ना। तो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाते हुए, प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये नॉर्मल का कंसेप्ट भी जरूरी है, क्योंकि हमें यहां पर एक ना एंगल इंट्रोड्यूस करना है, थीटा। तो गिवन में अपने पास एक तो PQRS कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, लिख लेना जी स्टार्टिंग में, क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी कम है, यूज करना है मैंने, मिटा दूंगा वो वाला पार्ट। I करंट है, B मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन उसकी शो कर रखी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थीटा, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो यार थीटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ये है एंगल थीटा, बी और नॉर्मल के बीच का एंगल। ओके, बी
और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है, बी और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है, बी और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल जी। तो ये सारी स्थिति है आपके सामने है। वी आर हैविंग ए कॉइल पी क्यू आर एस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। अब अगली बात, किस पे टॉर्क लगेगी, क्यों लगेगी? लिख सकते हो कि यार दिस कॉइल PQRS कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रेट कंडक्टर। अगर मैं इसको सिंगल टर्न मानूं, सिंगल टर्न मान के हम कर देंगे, हम इसको सिंगल टर्न मानकर रिजल्ट निकाल देंगे, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल टॉर्क आ जाएगी। तो अगर मैं फिलहाल इसको सिंगल टर्न वाली कॉइल मानूं तो इसमें 4 कंडक्टर है बेटा, PQ, QR, RS एंड SP। चारों कंडक्टर्स में करंट जा रहा है। अब चारों के चारों में करंट जा रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं, तो सिचुएशन क्या है? अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक तरह का स्ट्रेट कंडक्टर हो गया ना, इज प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ऐसे ये दूसरा स्ट्रेट कंडक्टर, तीसरा, चौथा, 4 स्ट्रेट कंडक्टर कहां पड़े हुए हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं। अब चारों पे यार फोर्स लगेगा, चारों का फोर्स निकाल लो, डायरेक्शन कुछ ऐसे बन जाएंगी कि वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आप गिवन में लिख रहे हो, गिवन में एक चीज और ऐड कर लो, एल हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी हो जाएगी ब्रेड्थ ऑफ द कंडक्टर, और ए यानी एल इंटू बी एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो गिवन में भैया क्या क्या? PQRS कॉइल, एन उसमें टर्न्स, आई उसका करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल, एल उसकी लेंथ, बी इसकी ब्रेड्थ, ए इसका एरिया, एल इसकी लेंथ। ये लेंथ है भाई, ये करंट आई पता ही है, करंट आई पता ही है, करंट आई पता ही है, करंट आई पता ही है। इसको मैंने एल लिखा, इसको मैंने बी लिख दिया, ये भी एल है, जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? ब्रेड्थ है। स्टार्टिंग करते हैं जी, लिख लो अगली लाइन कि दिस कॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 कंडक्टर्स PQ, QR, RS एंड SP प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। Therefore, each will experience force due to magnetic field। क्या लिखवा दिया मैंने कि this coil consists of 4 conductors। समझना ये डेरिवेशन सी जो है। तो this consists of 4 conductors PQ, QR, RS and SP placed in magnetic field, है ना? In magnetic field, therefore each conductor will experience force due to मैग्नेटिक फील्ड। तो हर कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, विच कैन बी ऑब्टेन्ड एज, विच कैन बी ऑब्टेन एज। जिसको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है कि जी सबसे पहला कंडक्टर कौन सा ले लेते हैं? P Q ले लेते हैं, ओके। दूसरा कौन सा ले लेंगे? QR। फिर कौन सा हो जाएगा भाई? RS। और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? SP।
ओके, अब जो पी क्यू है उस पे लगने वाले फोर्स का नाम F1 रख देते हैं, जो QR है उसका F2, इसका F3 और इसका F4 रख देते हैं। तो चारों के नाम रख दिए। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, BIL साइन थीटा, याद करो, बिल साइन थीटा या BIL साइन थीटा या I इंटू L क्रॉस B। अब हम साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो F1 क्या था बेटा, इट वॉज BIL साइन ऑफ थीटा। अच्छा ध्यान से सुनना भाई, पॉइंट ये है कि हर फार्मूले में एंगल को थीटा बोला जाता है, लेकिन हर फार्मूले का जो थीटा है उसका अपना अलग मीनिंग होता है भाई। अब आज जिसको हमने थीटा बोला वो और चीज है, दैट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो आज थीटा चल रहा है। अभी जो पिछला थीटा चल रहा है ये थीटा ये वाला नहीं है, ये तो जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया था उस फिगर में जो एंगल था वो है ना। तो अभी फिलहाल बोलने में तो BIL साइन थीटा ही बोलना था, लेकिन ये थीटा ये वाला थीटा नहीं है। इस थीटा की जो वैल्यू होगी मैं यहां पे डायरेक्ट भर दूंगा, लेकिन ये थीटा ध्यान से समझो, हम पिछला जब फार्मूला उठा के लेके आएंगे प्रीवियस वाला, तो उसमें थीटा चल रहा था यार, उसका थीटा का कुछ और मतलब हो सकता है। आज का जो थीटा है वो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, जो प्रीवियस वाला है ये नहीं है। इसको हम इसकी वैल्यू पुट करवा के खत्म करवा देंगे जल्दी। ओके, वैसे बोलने में बोला कि इस पे फोर्स कितना लगता है BIL साइन थीटा, लेकिन ये थीटा अभी इक्वल नहीं है। ध्यान से सुनना, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा अभी, जो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे बात खत्म हो जाएगी। तो फोर्स का फार्मूला था BIL साइन थीटा, बी तो बी है, आई है, लेकिन जो PQ है उसकी लेंथ L नहीं B है ना। अब लेंथ तो जनरल है, लेकिन हमें तो PQ की लेनी पड़ेगी ना। और एंगल किसके बीच में होता था, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में। जब ये वाला फार्मूला चलता है BIL साइन थीटा, तो इसमें थीटा किसके बीच का एंगल होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब आप देखो, ये जा रहा है करंट इधर को, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं उस फार्मूले के हिसाब से थीटा पुट करने की कोशिश करूं, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो ये बनेगा, यहां से यहां तक 90 है, तो वहां से वहां तक 90 प्लस थीटा होना चाहिए। तो ये बनेगा साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख लेना, डायरेक्शन शोन इन फिगर, जो PQ पे फोर्स लगा F1 उसकी डायरेक्शन फिगर में शो कर देनी है हमने, बात खत्म। अब इधर है उधर है बताने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा क्या लिखोगे, वैल्यू, और ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्शन शोन इन फिगर। ओके जी, डायरेक्शन भी बना देते हैं। ऐसे ही बेटा जो F2 है, F2 वो क्या बनेगा, QR लेंथ पे जो है ये BIL है, QR की लेंथ L हो गई ना, तो BIL ये बनेगा साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री जा रहा है। करंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, करंट नीचे को जा रहा है, तो इसके बीच में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है, इसलिए 90 आ गया। ओके, अब आ जाओ, और डायरेक्शन शोन इन फिगर तो लिखना ही लिखना है। F3 चेक करो, ये कितना है, BI, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, फिर इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी, साथ में क्या आएगा, साइन ऑफ, एंगल की जगह क्या आएगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब भैया करंट जा रहा है उधर को, करंट ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आएगा एंगल। अब बेटा ये नॉर्मल है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। समझो बात को, BIL
साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, लेंथ नहीं, यहां क्या लगनी है, ब्रेड लगनी है। तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे चेक करो, एस पी, इट विल बी बी आई एल साइन ऑफ 90 डिग्री, ये बनेगा बी आई एल साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। ओके, तो जो पिछले वाले थीटा थे ना, उनकी हमने वैल्यू भर दी। इस वक्त जो एंगल थीटा शो हो रहा है, ये आज वाला थीटा ही है, क्योंकि हमने उस एंगल को इस फिगर में जो थीटा लिख रखा है उसके टर्म्स में क्या करवा दिया बेटा, कन्वर्ट करवा दिया। तो बेटा अपने पास फोर्सेस की वैल्यूज आ गई, साथ में ब्रैकेट में क्या लिख दिया हुआ तुमने, डायरेक्शन शोन इन फिगर, वो लिख देना होता, डायरेक्शन शोन इन फिगर लिख दिया। हमारे पास F1 आ गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया। आपको डायरेक्शन में समझा दूंगा, आपने एग्जाम में क्या ब्रैकेट में लिख देना, डायरेक्शन शोन इन फिगर, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो तो बी आई बी साइन 90 प्लस थीटा, बेटा साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये फोर्स वैसे बन गया बी आई बी कॉस थीटा, डायरेक्शन शोन इन फिगर, ये बन जाएगा पूरा पूरा बी आई एल डायरेक्शन थीटा बी साइन कॉस थीटा ही होता है, सॉरी कॉस थीटा ही होता है, बी आई बी साइन 90 माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, और बी आई एल साइन 90 पूरा पूरा बी आई एल। यार चारों कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स हमारे पास आ चुके हैं, डायरेक्शन शोन इन फिगर है, फिगर में हम एक बार डायरेक्शन शो कर दिखा देते हैं आपको। ओके जी, बहुत ज्यादा आपने एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं कर, खुद को क्लियर होना चाहिए, आपको समझाने के लिए हम समझा देते हैं, लेकिन एग्जाम में बस डायरेक्ट बता दो तो देनी होती है यार। बस याद रखो कि कॉइल है, कॉइल में तुमने बाहर को करंट लेना है, अब उसके हिसाब से जो डायरेक्शन आई है वही बना के आ जाना है यार। ओके, अब चेक करते हैं, पहले इसको चेक करो, ये जो कंडक्टर है दिस वन, इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, एफ बी आई, एफ बी आई, बी भी दिखना है, आई भी दिख रहा है, एफ चाहिए तुम्हें। सबसे पहले मैंने बोला हुआ है क्या सेट किया करो, बी। ओके जी, तो एफ बी, बी जा रहा है सामने और आई जा रहा है नीचे, बात खत्म, बाहर की ओर। फिर से देखो, एफ बी आई, यार बी इस तरफ है, आई नीचे की ओर है, बी इस तरफ, आई नीचे की ओर, तो बनाओ जरा, बी इस तरफ, आई नीचे की ओर, तो थंब आ गया बाहर की ओर, बी आई बाहर की ओर, सिंपल। इस पे लोग फोर्स लगा बाहर की ओर, ये कौन सा था, F2 वाला था, क्यू आर पे F2 लग रहा था ना, वो ब्रैकेट में लिखा ही हो तुमने, डायरेक्शन शोन इन फिगर, इस पे चेक कर लो, एफ बी आई, एफ बी आई, बी इधर, करंट ऊपर गया था अंदर, एफ बी आई, बी इधर, करंट ऊपर, थंब अंदर, तो ये लगा फोर्स F, कौन सा था ये, 4 हो जाएगा ना, ये वाला हो गया F4, तो F2 और F4 क्लियर है। अब इस पे देख लो, इसका करंट किधर जा रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये देखो करंट इधर जा रहा है, तो ये B है, B, इसका करंट बेटा इधर जा रहा है, तो ये इसको थोड़ा सा हमें ऐसे करना पड़ेगा, ये B है, इसका करंट इधर जा रहा है, ये एंगल थीटा है इसके बीच का, तो थंब आएगा नीचे की ओर, फिर से चेक कर सकते हो, ये B है, I इधर है ना, लेकिन ये बैक साइड पे है भाई, इसको बैक साइड पे, बैक साइड पे, बैक साइड पे ले जाने के लिए B इधर ही रहेगा, I इधर ले जाने के लिए ये थंब आएगा नीचे की ओर, समझो, नहीं तो रटो, ये आ जाएगा F3। ओके, ऐसे इस पे फिर
नीचे लगा तो इस पे ऊपर की ओर लगेगा, कैलकुलेट कर सकते हो। एफ बी आई, बी इधर और आई इस तरफ है, ठीक है, ये बी है, ये एंगल है थीटा, तो ये बी है, एंगल यहीं पे बन रहा है, इसलिए थंब इसका ऊपर की ओर जाएगा। बातों को समझो, नहीं समझ में लगा दोबारा पूछो, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ बी आई, आई नीचे थंब बाहर, ये भी सिंपल है। एफ बी आई, आई ऊपर थंब अंदर। ओके, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बी इधर, करंट अंदर की है, तो हो रहा है थोड़ा अंदर वाली साइड पे है, तो इसको घुमा के घुमा के घुमा के जब अंदर करोगे ये एंगल थीटा, तो थंब जाएगा नीचे की ओर। F3, ये इसका उल्टा आना है, F1 है। तो भी आपने सिंपल सी बात बोली, ऐसे ऐसे चार फोर्सेस लग रहे हैं, ये इनकी वैल्यूज हैं, और डायरेक्शन में क्या बोल दिया, शोन इन फिगर, सबके बारे में बोल दिया, डायरेक्शंस शोन इन फिगर। ओके, हो रहा है जी काम, बढ़ रहे हैं हम आगे की ओर, ठीक ठाक। तो जी फोर्सेस आ गए, साइड पे ऊपर लिख देते हैं, F1 F2 F3 जगह बना लेते हैं, बाकी चीजें भी करनी है। तो F1 क्लियर है, जो अपना F1 है वो क्लियर है मेरे भाई, उसकी वैल्यू है बी आई बी कॉस थीटा। F2 की वैल्यू है बी आई एल, F3 की वैल्यू है बी आई बी कॉस थीटा, और F4 की वैल्यू है बी आई एल। ठीक है जी, सारे आगे डायरेक्शन इनकी शोन फिगर है, शोन इन फिगर है। ओके, ये तुम्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपने तो लिखे हुए हैं, आपने लिखे हुए हैं, आप वहीं से उठा लोगे, मैंने दोबारा लिख दिए बस याद करने के लिए, यूज करने के लिए। ओके, अब अगली बात बेटा जो आप बोलोगे, इसमें आप बोलोगे कि फ्रॉम फिगर, लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट F1 एंड F3, F1 एंड F3 लिखना है ये भाई, लिख लो कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट F1 एंड F3 आर इक्वल in magnitude and opposite in direction. From figure it is clear that F1 and F3 are equal in magnitude, opposite in direction, with same line of action. इनकी line of action भी क्या है, सेम है, एक ऊपर की ओर लग रहा है, एक ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है। तो हमने क्या बोला, F1 एंड F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। F1 एंड F3 इक्वल एंड ऑपोजिट विथ सेम लाइन ऑफ एक्शन, therefore they cancels out, completely cancel out हो जाएंगे। अब अगली बात सुनो, also और क्या लिखोगे, F2 एंड F4, जो F2 एंड F4 हैं वो भी क्या है, are also equal and opposite, but with different line of action। भाई जो F2 है और F4 है, F2 बाहर को लगा, F4 अंदर को लगा, दोनों इक्वल हैं, F2 और F4
ऑपोजिट भी है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि अब ये रॉड है कोई, अब इस पे एक ऊपर की ओर लग जाए एक नीचे की ओर लग जाए तो भाई ये इक्वल एंड ऑपोजिट है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएंगे। ये इधर लगा ये इधर लगा तो इक्वल ऑपोजिट सेम लाइन ऑफ एक्शन है। ये टॉर्क नहीं बना पाएंगे, हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं ना। लेकिन अगर यार इस पे फोर्स इधर लग जाए इस पे फोर्स इधर लग जाए तो ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट हो सकते हैं, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये घुमा देंगे इसको ऐसे, टॉर्क लग जाएगी। ओके, यहां इस पे फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, इस पे फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। टॉप पे बाहर की ओर लगे, बॉटम पे अंदर की ओर लगे तो यही से घूम जाएगा। इस पे बाहर की ओर लग रहा है, इस पे अंदर की ओर, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये इसको ऐसे घुमा देगा। ओके, तो जो F2 F4 है आपने देख लिया, इक्वल है, ऑपोजिट है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये बाहर की ओर लग रहा है, ये अंदर की ओर लग रहा है। ये कॉइल को घुमाएंगे यार, अब कॉइल को घुमाएंगे तो क्या बनेगी, टॉर्क बनेगी। तो लिख लो जो आपने अभी लाइन लिखी हुई थी कि F2 एंड F4 आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, therefore they constitute a torque which can be calculated as, लास्ट में क्या लिखा आपने कि F2 and F4 are equal and opposite with different line of action, therefore they will constitute a torque which can be calculated as। अब हम उस टॉर्क को कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा, which can be calculated एस। ओके, तो F2 की वैल्यू BIL है, चाहिए होगी हमें। ओके, सो ये हमारी फिगर है। थोड़ा दोबारा बनाते हैं इसको। ये कॉइल है यार, अभी मत बनाना, जब फाइनल बन जाएगी तब बनाना, वेट करो। ये कॉइल है, ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल कर गए यार। ये लग रहा है अंदर की ओर F4, ये लग रहा है बाहर की ओर। ओके, ध्यान देना, ये नॉर्मल है। अब हमें क्या निकालनी है, टॉर्क निकालनी है, टॉर्क निकालनी है। इमेजिन करना कि ये फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर। ये कॉइल है, इस एंड पे फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, ये ठीक है, इस पे लग रहा है अंदर की ओर। ये कॉइल ये ऐसे घूमेगी कुछ। अब इसको अगर मैं ये वाले एंड को, ये जो लाइन है ये B है, अगर इसको यहीं पे बने रहने दूं, ध्यान से सुनना, इस पे फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की ओर। अगर मैं इसको ऐसे रोटेशन दे दूं तो ये अंदर वाला जो फोर्स है, अंदर की ओर जो लग रहा था, एक बाहर की ओर लग रहा था, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये फोर्स ऊपर, और ये जो दूसरा वाला फोर्स है इसको कैसे शो कर सकता हूं, नीचे शो कर सकता हूं कि नहीं। थोड़ा इमेजिनेशन लेना, थोड़ा इमेजिनेशन लेना जरा भाई, कि ये स्थिति है क्योंकि हमने बोर्ड पे इसको बनाना है भाई, इसको बोर्ड पे बनाना है, बोर्ड पे। ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, देखो ऐसे, इस पे फोर्स लग रहा है ये अंदर की ओर, ये वाला, और ये वाला फोर्स लग रहा है बाहर की ओर। ओके, ये सिचुएशन है, ये ब्रेड्थ है B, बीच वाली ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ये फोर्स है तेरा ये वाला, ये बाहर की ओर लग रहा है F2 और ये अंदर की ओर लग रहा है F1, ये B है, B, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको फिगर पे बनाना चाहूं, बोर्ड पे, अब ये तो दिख नहीं रहा भाई, अंदर को घुसा हुआ है, ये भी दिख नहीं रहा, बाहर को आया हुआ है। अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ऐसे रोटेट कर दूं,
तो इससे बी को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ये जो F4 अंदर की ओर था ये प्लेन में आ गया और ये नीचे की ओर चले गया। शायद इमेजिनेशन हो गई हो। तो मैं उस सिचुएशन को दोबारा क्रिएट करना चाह रहा हूं। ये साइड B है, देखो ये साइड B है। यही फिगर है जो समझ में नहीं लगती। ये समझ में लग गई तो खत्म है कहानी। बाकी F2 F4 तो निकला हुआ है, यूज ही करना है। ये B है मेरे भाई। इस एंड पे फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, अभी मैंने बना के दिखाया था F4। ये B है मेरे भाई ये, और F4 अंदर क्यों लग रहा था, ये F4 है। मैंने इसको ऐसे घुमाया तो इसको थोड़ी को फर्क पड़ा, ये तो वहीं की वहीं है। बस ये प्लेन मेरी नजरों के सामने हो गया। तो मैंने अब जो F4 है उसको तुम्हारे सामने कर दिया। जब ये ऊपर के पीछे था ना, पीछे से ऐसे रोटेट करके आ गया, ये बाहर वाला जो था ये ऐसे शो हो गया। सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन। ये अंदर वाला फोर्स मैंने बस ऐसे रोटेशन दी, ऊपर शो कर दिया, और जो बाहर वाला था वो नीचे चले जाएगा। यार ये वही चीज है। इट इज F2 एंड इट इज F4। ओके, वो साइड भी है। ओके जी। अब इस एंड पर ये बस अंदर की जगह ऐसे कर दिया नॉर्मल, तो अब जिधर पहले जा रहा था उधर ही जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मल तो इसको थोड़ी को फर्क पड़ेगा। नॉर्मल तो वही है, प्लेन ऑफ कॉइल तो वही का वही पड़ा हुआ है। समझने वाली बात होती है। ये प्लेन ऑफ कॉइल को थोड़ी को फर्क पड़ा, बस हमने इसको, ये ऐसे पड़ी हुई थी, इसको बस सीधा कर दिया। अब नॉर्मल तो वही का वही रहेगा ना। अब यहां पे एंगल का चक्कर है, बस थोड़ा सा एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये नॉर्मल था, ये क्या था भाई, मैग्नेटिक फील्ड था। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, इसको मैंने घुमाकर रोटेट कर दिया। मैंने बोला था वेट करना, बनाना मत। यहां से मैंने दोबारा इसलिए बनाया क्योंकि यहां पे थोड़ा ज्यादा चीजें आ गई हुई हैं क्लैरिटी करने के लिए। अब यहां से फिर इस पॉइंट को बना दिया आपने। ये वाला फिगर अभी फाइनल हो जाने दो, एक बार फाइनल हो जाने दो, उसके बाद ये वाली फिगर बनानी है आपने। ओके जी। तो ये B हो गया, ये F2 हो गया, ये F4 हो गया। ये वाला एंगल क्या था, थीटा था। ओके, तो दिस एंगल वाज थीटा। ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा। ये एंगल थीटा है। ओके, ये वाला एंगल 90 है। अब टोटल 180 में से ये निकाल देगा, तो ये वाला दिस प्लस दिस 90 हुआ भाई। ये सारा 180 है, जिसमें से 90 निकाल दे तो ये, और ये 90 बना। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बना, और ये 90 माइनस थीटा बना, तो मतलब ये थीटा बना। ये 90 निकल जाएगा, दिस प्लस दिस 90। ये थीटा हुआ तो ये वाला 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला क्या हुआ, थीटा। ये चीज B है, B देखो, ये B है, B है, ये B है। ओके जी। अब आते हैं कहानी पर। हमने बोला था, बात कहां खत्म की थी, ये फिगर बनेगी ना भाई तब टॉर्क निकलेगी, और ये फिगर समझ में लगनी चाहिए। समझ में लगती नहीं है, बच्चे रट्टा मार के चलते हैं। तुम भी रट्टा मार के चल लेना भाई, नहीं समझ में लगेगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की। ये फिगर क्लियर है, इसमें जितनी बातें हैं सारी क्लियर हो जाती हैं। यहां से बेटा जब बुक्स में ये दी होती है ना, उसमें दिक्कत आती है। एंगल नहीं पता लग पाता कि एंगल कैसे लेने हैं, क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो हम जहां पर एंड कर आए थे अभी अपनी लाइन को, हम बोल कर आए थे कि F2 एंड F4 आर इक्वल एंड ऑपोजिट with different line of action, therefore they will form a torque
F2 and F4 are equal and opposite with different line of action, therefore they will form a torque which can be calculated as। यहां बात हमने खत्म की थी ना भाई, अब वो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए पहले ये फोटो बनेगी, ये फोटो क्लियर होगी तब टॉर्क निकलेगी। तो हमने बोला विच कैन बी कैलकुलेटेड एज, बीच की कहानी थी। अब वो थोड़ी आप लिख कर आओगे, आप जो लिख रहे हो क्या लिख रहे हो कि आपने वो 4 कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया था, F1 F2 F3 4 डायरेक्शन शोन इन फिगर। उसके बाद क्या लिखा कि जी आपका F1 और F3 तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन है, ना टॉर्क बनेगा ना फोर्स बनेगा, और जो F2 और F4 है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, देयरफॉर इट विल कंस्टिट्यूट अ टॉर्क व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड एज, और ये वाली फोटो बन जाएगी। बीच की कहानी थी, ये फोटो बन गई, एंगल वेंगल निकल गए, तो हमने बोला विच कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब टॉर्क जो होती है तुम्हें पता है, विच कैन बी कैलकुलेटेड एज के बाद क्या लिखना है कि जो टॉर्क होती है, टॉर्क इट इज इक्वल टू, तुम्हें पता है जिनके कारण टॉर्क लग रही है, जिन दो फोर्सेस के कारण टॉर्क लग रही है, तो टॉर्क का बेसिक फार्मूला हम लिखते होते हैं ईदर फोर्स into perpendicular distance between the either force into perpendicular distance between the forces। अब टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, आइदर फोर्स F2 और F4 में से कोई मर्जी ले लो, F2 ले लिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम देखो इन दोनों फोर्सेस के बीच में कौन सा है, ये F2 है ये F4 है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही बनेगा ना, तभी तो फिगर घुमाई थी हमने, ये बन जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस D निकालना है, तो उसके लिए यहां पर देखो साइन थीटा से बात बनती है कि नहीं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ओके, ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। D इज इक्वल टू क्या आ गया, B साइन थीटा। तो D की जगह क्या पुट करोगे, अब B साइन थीटा पुट कर दो जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बार चलो D पुट कर देते हैं। अगले स्टेप में जो F2 था वो BIL था, याद करो यहां लिखे हुए थे BIL, और जो D कितना आ गया, ये आ गया B साइन थीटा। अब इस हिसाब से टॉर्क कितना आ गया, BIL इंटू B साइन थीटा। दैट मीन्स टॉर्क कितना आ गया, BIA साइन थीटा। BI था, L इंटू बी मिल गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है भैया, कॉइल का एरिया है, तो बन गया BIA साइन थीटा। ये टॉर्क आ गई यार, ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क फॉर n टर्न्स। इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, NBIA साइन थीटा। n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी n इंटू बी इंटू आई इंटू ए इंटू साइन थीटा। अब n से मल्टीप्लाई किया जब मैंने, तो n में बीच में घुसा कर लिख रहा हूं, साइड पे नहीं लिख रहा, ताकि मुन्नी के बाद अब बीना भी आ जाए। पहले मुन्नी आई थी, अब कौन आ गई, बीना आ गई। टॉर्क कितनी लगी, बीना साइन थीटा, B इंटू आई इंटू एन इंटू ए इंटू साइन थीटा। रिजल्ट साइन में आएगा, रिजल्ट साइन में ही आएगा। अगर वो कॉस वॉस आ रहा है, जैसे यहां पर एंगल वेंगल लेने में गलती होगी ना, तो कॉस आ जाएगा तुम्हारा। अगर मान लो तुमने गड़बड़ कर दी, एंगल उल्टे ले लिए, तो वहीं पे समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। तो रिजल्ट बेटा अगर याद होंगे तो गलती होगी नहीं, अगर होगी तो पकड़ी जाएगी, आप उसको चलो रेक्टिफाई कर दोगे ना,
तो रिजल्ट्स याद होने चाहिए। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B इंटू आई इंटू एन इंटू ए इंटू साइन थीटा, यानी बीना साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा के साथ साइन वाली रिलेशन है। ओके, तो नोट करो इसको, अगली बातें भी अभी कुछ डिस्कस करने के लिए। तो बेटा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, क्या रिजल्ट आ गया? बीना साइन थीटा, BINA साइन ऑफ थीटा। ओके, अब बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थीटा का ध्यान रखना कि थीटा क्या चीज है। थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें कई बार कई बुक्स में ये फार्मूला आपको BINA साइन की बजाय कॉस के टर्म्स में भी दिया होगा। अब फिलहाल इस वक्त बेटा जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो सब नोट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मतलब आर्टिकल आपका खत्म हो गया, ठीक है, रिजल्ट्स आ गए, लेकिन उसके बाद फिर डिस्कशन भी तो करते होते हैं ना हम, जिसको हम नोट पॉइंट कहते होते हैं कि नोट डालो। तो अगली बार जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे नोट पॉइंट्स हैं। लगाऊंगा अभी मैं 20-25 मिनट, इसमें नोट कर लेना बढ़िया से अपना सारे। तो एक तो BINA साइन थीटा में सबसे इंपॉर्टेंट बात थीटा का ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूं कभी कभी ये किसी बुक में ये BINA कॉस थीटा भी दिया हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो, बस उसमें थीटा और चीज है। उसमें थीटा क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तुमने ये याद रखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो चीज है ना, स्टैंडर्डाइज चीज जो है, वो एंगल नॉर्मल के साथ ही लेना होता है। लेकिन अगर उसने कॉस दे रखा है तो इसका मतलब वो जो थीटा है ना, थीटा दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये अपनी कॉइल थी, अब इस कॉइल में ये प्लेन है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था और ये इसका नॉर्मल है। ओके, अब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल थीटा है तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में वो 90 माइनस थीटा बनेगा। ये नॉर्मल है, ये भैया प्लेन है, प्लेन, ये प्लेन है ना, ठीक है, ये इसका जा रहा है क्या? नॉर्मल। अब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, तो प्लेन ये जा रहा है ना, प्लेन, ठीक है, ये है ना प्लेन। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा। बात को समझो, ये प्लेन है, ये, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, और ये नॉर्मल है। प्लेन और नॉर्मल के बीच में देखो, ये प्लेन है, प्लेन और नॉर्मल के बीच में ये प्लेन जा रहा है, एंगल 90 होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में थीटा है तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल कितना जाएगा? 90 माइनस थीटा। ओके जी, तो अगर उसने इसको थीटा मान रखा है, हमने तो इसको मान रखा है ना, तो आंसर कॉस में चले जाएगा। तो एक इस पॉइंट का ध्यान रखना, आपने कॉस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन कई बार अब बुक में से क्वेश्चन करोगे उसमें न्यूमेरिकल वो कॉस से कर रहा है, तो ध्यान रखना यार। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे डाल देगा कि वो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देगा 60 डिग्री। मान लो उसने बोला कि कॉइल का प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो भाई फिर तुम यहां 60 नहीं पुट करोगे, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 बना रहा है, तो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बनाएगा? 90 माइनस 60 यानी 30 बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह क्लियर होना चाहिए, थीटा है क्या चीज? थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड
मैग्नेटिक फील्ड, तो प्लेन के टर्म्स में देगा तो उसके हिसाब से फिर कॉस लग जाता होता है। ओके, एक बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है यहां पर वो ये है कि इसमें एरिया इन्वॉल्व करा दिया हमने जो रिजल्ट निकाला बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए निकाला है, बट इट इज वैलिड फॉर एनी शेप। यहां पे अब लेंथ ब्रेड्थ कुछ रही तो है नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स सर्कुलर कॉइल की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर की भी हो सकती है, जिस मर्जी शेप की हो, प्लेन हर एक का होगा ही होगा, थीटा की इन्वॉल्वमेंट आएगी, और वो जो लेंथ ब्रेड्थ है वो तो एरिया में घुसा दी हमने, तो सर्कुलर कॉइल के लिए भी सेम फार्मूला लग जाएगा, BI sin थीटा। ओके, और जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके लिए तो है ही है, तो किसी भी शेप के लिए लग जाएगा, किसी भी शेप के लिए लग जाएगा। एक दो बातें देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसमें कॉइल हमने कुछ ऐसे रख दी हुई है। ओके, ये सिचुएशन है। यहां कह लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसमें हमने कॉइल कुछ ऐसे रख दी है। इसका नॉर्मल इधर जा रहा है, बिल्कुल ये नॉर्मल है। कई सिचुएशन हो सकती हैं। अब इसमें चेक करो कि टॉर्क कितनी लगेगी। ये प्लेन है, अगर प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखो तो एंगल 0 है, लेकिन मैंने बोला आप नॉर्मल से ही देखा करो। ये नॉर्मल है तुम्हारी तरफ आ रहा, कॉइल का नॉर्मल तुम्हारी तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रहा है प्लेन में, तो दोनों के बीच में भैया एंगल 90 डिग्री बना, और हमारा नॉर्मल वाला फार्मूला कौन सा है, साइन वाला है। इस केस में टॉर्क मैक्सिमम लगेगी, कितनी लगेगी, बीना लगेगी, पूरी पूरी बीना। और इस केस में नॉर्मल उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर जा रहा है। ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस है, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस है। इस केस में टॉर्क 0 लगेगी। अगर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए तो टॉर्क 0 है। अगर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे आए तो टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक है जी, तो एक ये चीज देखना। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, तीसरी, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, चलो डिस्कस किया। बहुत पॉइंट है, अब जितने मेरे मन में आते हैं याद आ जाते हैं मुझे, उतनी बातें बता देता हूं मैं। अब ये तो नोट पॉइंट हो गए। अगला एक पॉइंट है वो नोट करना पड़ेगा आपको बढ़िया से। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टॉर्क है ना, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए बच्चे, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब टॉर्क बीना तक तो सब याद रख लेते हैं, बीना सबको याद रह जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीना की डायरेक्शन क्या है उसमें दिक्कत आती है कि बीना जाती किधर को है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसको भी देखो, उसके लिए हम टॉर्क का जो भी हमने रिजल्ट निकाला था उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये आपके आर्टिकल का पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि कई बार उसको निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो हमने यार टॉर्क अभी अभी जो निकाली थी वो क्या आई थी, BINA साइन ऑफ थीटा। ओके, अब इसमें चेक करो वेक्टर कौन कौन सी क्वांटिटीज है। पहले तो टॉर्क की वेक्टर नहीं यार, टॉर्क की क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। अब उसकी डायरेक्शन ढूंढने के लिए इसमें देखना पड़ेगा वेक्टर कौन कौन सी है। नंबर ऑफ टर्न्स तो वेक्टर हो नहीं सकता, करंट वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर कौन कौन है, वेक्टर है बी और ए। याद करो, एरिया को वेक्टर माना गया है। एरिया की डायरेक्शन किस तरफ लिखते होते हैं, जिस तरफ इसका नॉर्मल होता है। एरिया की डायरेक्शन किस तरफ लेनी होती है हमने, नॉर्मल की तरफ। वैसे भी थीटा नॉर्मल वाले लिया, देखो तभी मैं बोल रहा हूं कि वो कॉस वाला करने, प्लेन के साथ हमने एंगल लेना नहीं है, हमने एंगल किसके साथ लेना है, थीटा के साथ लेना है, क्योंकि एरिया वेक्टर बनेगा और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ लेते होते हैं,
याद करो गॉस लॉ वगैरह में कराया था, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या परपेंडिकुलर टू द एरिया या नॉर्मल टू द एरिया। तो इसमें बेटा एरिया को वेक्टर माना जा सकता है, बी वैसे ही वेक्टर है, तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, तो आई अपन अलग लिख लेते हैं, ठीक है, एन हम अलग लिख देते हैं। यहां पर अब ये बनेगा बी ए साइन ऑफ थीटा, ओके, बी इंटू ए ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब इसमें डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? एक एरिया के पास डायरेक्शन है, एक किसके साथ? बी के पास डायरेक्शन है, ओके। अब एक और बात, अगर आप पुरानी बात याद करो तो हमने बोला था कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। याद करो, पुरानी बातें जोड़नी पड़ेंगी। एक तो ये फॉर्म होगी कि इसमें एरिया डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके, ये दोनों का क्या जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। ये क्या बनेगा बेटा? ये बी क्रॉस ए बनेगा, ओके। लेकिन अगर इसको दूसरे फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊं, तो याद करो हमने बोला था अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल with dipole moment NIA। याद करो हमने बोला हुआ है अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट NIA। जब हमने एक्सिस वाला कराया था ना, सर्कुलर लूप के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वहीं पे प्रूव करवा दिया था कि करंट कैरिंग लूप जो होती है मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, उसकी डायपोल मोमेंट कितनी लेनी होती है? N इंटू आई इंटू ए लेनी होती है। तो NIA इसकी डायपोल मोमेंट मानेंगे। अपने पास ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो कॉइल ही तो है। अब मैंने ये बोल ही दिया, जिस मर्जी शेप की हो, कॉइल तो कॉइल है, हर एक पे टॉर्क लगेगी लगेगी। तो यार ये कॉइल ही तो है, अगर ये कॉइल है तो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी है, इसके पास करंट भी है, एरिया भी है, तो ये इसकी क्या होगी? डायपोल मोमेंट हो गई। NIA क्या हो गई? इसकी डायपोल मोमेंट। तो अगर मैं टॉर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं NIA साथ में B साथ में साइन ऑफ थीटा। अब NIA क्या है अपनी यार? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको डायरेक्शन एरिया ही प्रोवाइड करता था। N और I के पास तो कुछ है नहीं डायरेक्शन वाली बात। तो टॉर्क इक्वल टू N इंटू आई इंटू ए बी साइन थीटा को मैंने लिख दिया MB साइन थीटा, ओके। M डायपोल मोमेंट है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है? M की डायरेक्शन होती है। देखो M में NIA है, जो एरिया की डायरेक्शन होगी वही M की डायरेक्शन होगी ना। तो चाहे आप बोलो कि एंगल किस किस के बीच में है? एरिया और बी के बीच में है, यानी नॉर्मल और बी के बीच में है। चाहे आप बोलो कि एंगल किस किस के बीच में है? M और B के बीच में है, क्योंकि बेटा जो एरिया की डायरेक्शन है वही M की भी डायरेक्शन होती है। M को भी डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एरिया, यानी नॉर्मली प्रोवाइड कर रहा है ना। तो टॉर्क हो गया M B साइन थीटा, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। तो क्या बन जाएगा ये? इट कैन बी रिटन एज M क्रॉस B। ये क्या बन जाएगा जी? M क्रॉस B बन जाएगा। दैट मीन्स टॉर्क को M क्रॉस B के टर्म्स में भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। M की डायरेक्शन
नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। अब नॉर्मल आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड इनवर्ड कहां से बताया था तुम्हें, आउटवर्ड या इनवर्ड कहां से आएगा, राइट हैंड थंब रूल से आएगा। बी की डायरेक्शन गिवन ही होगी, तो यार यहां से निकलेगी टॉर्क की डायरेक्शन। मैं बोल रहा हूं बार बार, पंगा किसका पड़ता है, टॉर्क की डायरेक्शन का पड़ता है। पंगा किसका पड़ता है, एम की डायरेक्शन का पड़ता है। बच्चों को एम की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, वो पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था यार। अगर ये कॉइल है, इसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है, अगर ये कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसकी डायपोल मोमेंट तो होगी होगी, इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, इसका एरिया है, इसमें करंट जा ही रहा है, तो इसकी डायपोल मोमेंट तो होगी ही होगी एम। अब उस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, या राइट हैंड थंब रूल, खत्म, बाहर की ओर। अगर ये कॉइल है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, एक ही लगा लो, करंट भी है, एरिया इसका है ही है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगी। और डायपोल मोमेंट होगी, एन आई ए से निकल जाएगी। या डायरेक्शन कैसे लोगे, या राइट हैंड थंब रूल, इसकी बाहर की ओर। अगर ऐसे आ जाए तो अंदर की ओर, क्या दिक्कत है, राइट हैंड थंब रूल से एम की डायरेक्शन आती है, राइट हैंड थंब रूल से सिंपली एम की डायरेक्शन आ गई, एम की आ गई, बी की गिवन होगी, तो अपने आप ही टॉर्क की भी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंसेप्ट बहुत इंटरनल से हैं, तो इनको करना पड़ेगा। अब एक बार 5 मिनट और लगाता हूं और डिस्कस करता हूं, 5 ही मिनट लगाएंगे और डिस्कस करने जा रहे हैं हम थोड़ा सा कि कैसे कैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ कंपेयर हो रही है। साफ साफ यार हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ओके जी, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सियल लाइन पे होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे होता है। जस्ट लाइक दैट कोई भी कॉइल है, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, जो मर्जी हो, हमने प्रूव कर दिया हुआ है कि इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। इसकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होती थी P, यार इसकी भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट अब हम बता चुके ना। M निकालनी हो तो NIA से, उसको निकालना हो तो 2QA से निकालते होते थे। अब यार इस डायपोल का एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका भी होता है, हमने प्रूव किया हुआ है। इक्वेटोरियल पे भी होता है, इसका भी होता होगा। इसकी डायपोल मोमेंट होती है, इसकी भी होती है, प्रूव कर दी हुई है। NIA ओके, इसकी डायरेक्शन होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, इसकी भी होती है भाई, राइट हैंड थंब रूल से ले लेते हैं डायरेक्शन, अभी मैं बता रहा था। अब यार इसको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो इस पे टॉर्क लगती है P क्रॉस E। यार इसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इस पे भी टॉर्क लगती है M क्रॉस B, टोटल सिमिलैरिटी है। इस पे P क्रॉस E लगती है, P उसकी डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस पे भी लगती है, M इसकी डायपोल मोमेंट, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो लगती है भाई, कोई शक नहीं है। तो बिल्कुल सिमिलैरिटी है बेटा, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। वहां पे भी करते होते थे, कब मैक्सिमम लगेगी कब मिनिमम लगेगी, तो यहां पे वही चीजें हैं। थीटा इक्वल टू 0 होगा तो मिनिमम हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसमें आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस करते थे, तो इसमें भी होगा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी होगा, अनस्टेबल भी होगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर थीटा 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब क्वेश्चन तो घुस के करते जाओ,
निकलते चले जाएंगे। तो बिल्कुल सिमिलैरिटी है, जो वहां पे कहते थे ना स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे भी आना है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क कितनी, m क्रॉस b, टॉर्क की खुद की क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो एक लास्ट लीप जरा वो भी ले ही लें, स्टेबल अनस्टेबल वाली स्थिति भी अब आपको बता ही दें। मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, अंदर को जा रहा है, अंदर को। ओके जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की ओर जा रहा है। अब इसमें हमने कॉइल को रखा, तीन अलग अलग स्थितियों में रख देते हैं। मान लो हमने कॉइल को ऐसे रखा और इसमें करंट ऐसे चलाया, चला दिया। मान लो इस कॉइल को फिर से रखा इसमें और इस बार करंट उल्टा चला दिया। इससे उल्टा चला देते हैं, ये क्लॉकवाइज चलाया था, ये एंटी क्लॉकवाइज चला देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चला देते हैं। तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तीसरी स्थिति भी लिख लो यार। ये ऐसे रखी कि इसका नॉर्मल इस तरफ जा रहा है। ओके, अब मुझे एक बार तीनों की क्या निकालनी है, टॉर्क निकालनी है विद डायरेक्शन। टॉर्क निकालनी है विद डायरेक्शन, करंट सब में आई है, एरिया सबका ए है, विद डायरेक्शन। अब विद डायरेक्शन अगर निकालनी हो, सारा पंगा डायरेक्शन का है। टॉर्क तो बीना, मैंने बोला बीना नहीं भूलेगी तुम्हें, बीना याद रहेगी। दो हैं, दो, मुन्नी और बीना, वो याद रखना है। इसको एक्स मान ले भाई, इसको वाई मान ले भाई, इसको जेड मान ले भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में शो किया हुआ है मैंने, माइनस जेड में। मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड में शो किया हुआ है। ओके, इस केस में चेक करो टॉर्क कितनी लगेगी। टॉर्क होती है m क्रॉस b, यानी एम बी साइन थीटा। तो पहले चेक करो टॉर्क कितनी लगेगी, उसके लिए थीटा चाहिए। इसका नॉर्मल यानी इसका जो m है, m वो किधर जा रहा है, मैंने बोला m की डायरेक्शन कहां से मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल से मिलेगी। तो इसका m, ये एग्जाम्पल हो गया, तो डायरेक्शन वाला पंगा खत्म हो गया। अगर तुम्हें ये 1 2 3 3 क्लियर हो गए तो डायरेक्शन वाला पंगा क्लियर हो गया। वरना लोग क्या करते हैं, वो बच्चे वो टॉर्क इक्वल टू बीना साइन थीटा तक करके वहीं बात खत्म कर देते हैं, डायरेक्शन तक जाते ही नहीं है। या डायरेक्शन वाली बात समझो, तीनों की डायरेक्शन एक बार चेक कर लो। इसकी बात करता हूं तो मुझे इस पे टॉर्क चाहिए। ओके, टॉर्क के लिए फार्मूला मैंने लगाया, ये पहला केस है, मान लो m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा। ओके, मैं पहले थीटा ही ढूंढ लूं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनाया हुआ है, और m किस तरफ है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये गया करंट, करंट करंट थंब गया अंदर। यार एंगल गया 0, टॉर्क लगी 0, टॉर्क 0 है भाई। इस केस में चेक कर, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और m बाहर की ओर है, m बाहर की ओर है, m बाहर की ओर है। तो m बाहर की ओर, दूसरा केस टॉर्क होती है m क्रॉस b यानी एम बी साइन थीटा। थीटा कितना है भाई, थीटा 180 डिग्री है। m बाहर, फील्ड अंदर, थीटा 180 डिग्री है। थीटा 180 डिग्री का मतलब टॉर्क तो हो गई 0, लेकिन दोनों में फर्क है। टॉर्क 0 मतलब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं लगना इस पे टॉर्क वॉर्क, दोनों की टॉर्क 0 है। मगर जो ऊपर वाला केस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब
ये जैसे पड़ी है ना, ये पड़ी रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको तो हिलाएगा तो टॉर्क इसको वापस ले जाएगी, हिलाएगा वापस ले जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएगी। ये अनस्टेबल है भाई, जब तक पड़ी है, अगर आपने हिला दिया तो ये अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगी, घूम कर पलट कर इस पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी। ये पलट कर इस पोजीशन में, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगी। बात को समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। ओके, तो एक ये वाली चीज टॉर्क जीरो, लेकिन उसमें भी पंगा है, दोनों जीरो में फर्क है। अब उसको देखो, उसमें मुझे टॉर्क आएगी, लेकिन मुझे टॉर्क नहीं, टॉर्क की डायरेक्शन से मतलब है, मुझे डायरेक्शन बतानी है कि टॉर्क जाएगी किधर को। अब इसमें हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और नॉर्मल जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। यार मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो टॉर्क तो लग गई मैक्सिमम, तीसरा केस, टॉर्क लगी एम बी साइन थीटा, आ गई यहां से जो आनी है। एम गिवन होगा करंट, एन इंटू आई इंटू ए कर देना, एन गिवन होगा नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है, करंट गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, मल्टीप्लाई कर देना, एन आई ए से एम आ जाएगा, बी गिवन होगा, थीटा 90 आ गया, कितनी लगी टॉर्क? एम बी लग गई। अब अगली बात, टॉर्क तो लग गई एम बी, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी तो चाहिए। अब डायरेक्शन के लिए मुझे चाहिए एम क्रॉस बी, मुझे चाहिए एम की डायरेक्शन और किसकी चाहिए? बी की डायरेक्शन। ओके, एम किस तरफ है? अंदर, यानी माइनस के, माइनस के। बी किस तरफ है? बी अंदर की ओर, बी अंदर की ओर है यार। बी किस तरफ है? अंदर की ओर, और नॉर्मल उस तरफ है। माइनस के बेटा कौन है? ये तो बी है ना, बी माइनस के बी है। एम की डायरेक्शन तो अभी ढूंढनी है हमने, ये ऐसे जा रही। ओके, बी अंदर की ओर है, बी, भैया गलती होगी माफ कर दो, बी अंदर की ओर है। और कॉइल कैसे पड़ी हुई है? कॉइल इस प्लेन में पड़ी हुई है, ध्यान से देखो, कॉइल इस पर्टिकुलर प्लेन में ऐसे पड़ी हुई है और टॉप पे करंट बाहर की ओर आ रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ना, इस प्लेन में पड़ी हुई है। तो इसका राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये गई डायरेक्शन के नहीं, समझो, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन इधर को चले गई, जिस तरफ नॉर्मल जाएगा। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जिस तरफ नॉर्मल चल जाएगा वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? एम की डायरेक्शन हो जाएगी। करंट यार बाहर को आ रहा है, देखो टॉप पे, कॉइल पे, टॉप पे करंट बाहर की ओर आ रहा है। बाहर की ओर अगर ऐसे आओगे तो ये चले गया। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स है मेरे भाई, बाहर की ओर करंट आ रहा है, ये एक्स है। एक्स का मतलब आई है, तो एम जा रहा है आई में, बी जा रहा है माइनस के में, यानी टॉर्क इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के। ओके जी, अब लगेगा आई जे के वाला फंडा, आई जे के वाला फंडा, आई क्रॉस के। आई क्रॉस के किया तो माइनस जे आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा जे। जे का मतलब टॉर्क जो है, टॉर्क वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। टॉर्क विल बी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो ये जो लास्ट स्टेज पे हमने काम किया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स करवाते हैं आपको, इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। ये टॉर्क की डायरेक्शन वाला फंडा बेटा ध्यान देना है आपने। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, इसको करो। नेक्स्ट फिर कुछ क्वेश्चंस लाइव क्लास में
डिस्कस करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।